एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ अड्डा चैनल के साथ में, प्लेटफॉर्म के साथ में, मेरे साथ में पिछले 4 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर, या पिछले 2 साल से जब से अपना जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म अपन ने बनाया तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते होंगे या जिन्होंने आज तक कभी मेरा कोई वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने हमेशा से मुझसे एक सवाल पूछे। एक्चुअली में 2 सवाल उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा पूछे कि मैम आपने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसी जॉब, जो एक ड्रीम जॉब होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, वो जॉब आपने क्यों नहीं करी, क्यों छोड़ दिया आपने उस जॉब को, उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, और आपने क्यों यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में सोचा, क्यों आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, और इतने अच्छे परसेंटाइल के बाद, ऑल इंडिया रैंक से जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपने पीएचडी कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत अच्छा मोमेंट है, मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि बढ़िया एक मोमेंट मुझे मिल गया कि मैं आप लोगों से इस पॉइंट पर डिस्कशन कर सकूं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम दिए, दोनों ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और दोनों ही एग्जामिनेशन का नेचर को बहुत अच्छे से समझा। तो आप लोगों के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको सही लगे, कुछ आपको गलत लगे, बट दिस इज टोटली माय परसेप्शन। मेरे अकॉर्डिंग मैं इन दोनों में से कौन सा चूज करती, आप सभी लोगों को एक अनबायस्ड तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट सेक्शन में देखे, वो सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगी, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट से, तो आप सब लोगों को पता है कि प्राइवेट अरीना के अंदर तो हमारे पास जॉब्स की भरमार होती है। आईटी सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स होती है, अलग अलग वैरायटी ऑफ स्किल्स आप सीखकर अलग अलग पोडियम पे जाके जॉब कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी आप लोगों की सीएस की अभी तक थी नहीं। पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी वैकेंसीज बढ़ी है। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर मैंने पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा रिसर्च इस अरीना में किया है। तो मैं आप लोगों को वहां की 2 बेस्ट जॉब्स के बारे में आज डिस्कशन करने वाली हूं। वन इज एसबीआई एसओ, जिसका एंट्री लेवल एग्जामिनेशन असिस्टेंट मैनेजर का होता है विदाउट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो। और आपके प्रोफेसर, अगर आपका ड्रीम है कि आप हमारे देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उनका एंट्री पॉइंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये दोनों जॉब्स को आज अपन कंपेयर करेंगे, डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए मन में तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनका ये क्वेश्चन था कि मैम हमको कोर्स विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो अब देखो आप लोगों को बिल्कुल मेन होम स्क्रीन पर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, जहां यूजीसी नेट वगैरह सब दिखता है, वहीं आपको मैंने एसबीआई एसओ भी दिखा दिया है। ये कल रात को ही आपके लिए चेंज कर दिया है, अपडेट दे दी है। एसबीआई एसओ अब आपको यहाँ दिखेगा, या फिर आप लोगों को इस तरीके से एसबीआई एसओ के अंदर जाना है, आईटी वाला डिपार्टमेंट, और वहां पर आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। 25 से आप लोगों का कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने बोला, सारे के सारे मैंने आप लोगों को क्यूरेट करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो। टॉप नॉच लेवल के हैं, गेट और यूजीसी नेट लेवल के ही वो क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने कराई है उन वीडियोस में, और पढ़ाया है कंटेंट, कोर कंटेंट। तो अगर आपका मन हो तो आप इसको ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो इस कोर्स के अंदर। मैं आती हूं आज के हमारे कंटेंट पर, जो कि है रिलेटेड टू ऑल दीज पॉइंट्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मैंने कुछ सोच विचार किया, और अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी यहाँ पर कि ये जो दोनों की दोनों जॉब्स हैं, इन दोनों जॉब्स के अंदर क्या कोई सिमिलैरिटी है, या ऐसा क्या डिफरेंस है, या क्यों हम इन दोनों पॉइंट्स पर आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, ये दोनों जो एग्जामिनेशन है ऑलमोस्ट सेम कैडर के एग्जामिनेशन है, इसलिए मैं इनको कंपेयर कर रही हूं। अभी एसबीआई एसओ की वैकेंसी निकली हुई है, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी ऑब्वियसली आप लोगों का चलता रहता है। हर 6 महीने में एक बार ये एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दोनों सेम कैडर के इसलिए हैं, चाहे आप लोग लाइफस्टाइल वर्सेस के अंदर कुल मिला के आप ये देख लो, मतलब किस लेवल का काम है, आप लेवल के काम की बात कर लो, या फिर आप सैलरी की बात कर लो, या फिर आप लोग एंट्री लेवल की बात कर लो, सभी तरीके से ऑलमोस्ट ये एग्जामिनेशन सेम कैडर के अंदर लाई करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सैलरीज की, तो यहां पर इस एग्जामिनेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लोग बनते हो, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग जगह पर आप जा सकते हो। आप आईआईटीज में, एनआईटीज में बन सकते हो, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। कुल मिला के एक पूरा का पूरा अरीना है टीचिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड, और एक है पूरा का पूरा बैकएंड से रिलेटेड। पूरा अरीना ऐसा है जिसके अंदर आप लोगों को कोई कस्टमर डीलिंग, किसी भी पब्लिक डीलिंग में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ बैकएंड पे एक मॉड्यूल के ऊपर काम करना है। आपको टूल
टूल्स और ऑपरेशंस से रिलेटेड जॉब करनी है। जो टिपिकल एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपके लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि बैकएंड पे बैठ के लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहा होगा, पीसी पे बैठ के कुछ काम कर रहा होगा, वो वाला काम। और एक है ये वाला अरीना जो कि है आपका टीचिंग का अरीना, you're making and you're shaping futures, right? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। जैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। अब उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं, वॉक इन्स हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक अलग से एग्जाम निकलता है। गवर्नमेंट वैकेंसी में ज्यादातर आपको नेट का तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग इन हैंड आपकी सैलरी मिनिमम जो मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ वो होती है आपकी 80,000 के आसपास। ये कम ही बता रही हूं, अभी जब से फिक्सेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का 7th ग्रे पेड के बाद की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए का ये जो अमाउंट है ये पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, कौन से टाइप की सिटी में है। एनआईटीज की बात करूं तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मिनिमम 85,000 रुपए है। प्रोबेशन टाइम के ऊपर 40,000 रुपए मिल रहे हैं। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर 85,000 रुपीज। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास का आपका सैलरी होता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो लगभग स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करता है, मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, बट ऑलमोस्ट आपको बियॉन्ड 30 के 30,000 से ज्यादा रुपए ही ये देते हैं। और कई कई जगह बहुत अच्छा अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट मिलता है जितना गवर्नमेंट में मिलता है। बस वही है कि वहां पर जॉब अश्योरिटी नहीं होती है। इस तरीके से आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफस्टाइल या उनके प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो और एसोसिएट प्रोफेसर से आप बनते हो प्रोफेसर, जो मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा है जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसका ड्रीम होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है हमारे देश के रेनाउंड यूनिवर्सिटी में एक एमिनेंट प्रोफेसर बनना। तो ये जो प्रोफेसर होते हैं इनकी सैलरी मिनिमम इन हैंड सारा एचआरए वगैरह सब कटने के बाद सारा का सारा अमाउंट जो कि कट सकता है वो कटने के बाद इन हैंड मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट होता है किसी भी एक प्रोफेसर का। कितने समय में आप ये प्रोफेसर बनते हो? आपको मिनिमम 8 से 9 साल लगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने का। किसी भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आपने एंट्री की, 8 से 9 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे और लगभग इसके ही आसपास का समय आपको लगता है प्रोफेसर बनने का। प्रोफेसर की जो रिटायरमेंट एज होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है हमारे देश के अंदर, 65 साल की उम्र होती है। एट द एज ऑफ 65 आप जो है वो रिटायर करते हो। तो अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी तो ये जॉब एक ड्रीम जॉब के बराबर है। लाइफस्टाइल की भी बात करूंगी, पर इससे पहले कंपेयर करती हूँ कि एसबीआई एसओ जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है इसकी सैलरी के बारे में। देखो एसबीआई एसओ की सैलरी की अगर मैं बात करूं जो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है, ये डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आपकी आई है। जैसे मैंने बोला था 8 से 9 टोटल आप लोगों के पास में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर आप प्लेस इन कर सकते हो। जैसे मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका सबसे ज्यादा पैकेज होता है और सबसे ऊपर ही होता है क्योंकि सबसे ज्यादा काम डेटाबेस से होता है। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और ऐसे अलग अलग। अगर मैं बात करूं एंट्री पॉइंट की तो सभी का एंट्री पॉइंट है, जैसे हमने बात करी तो आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर, सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर जो है ये एंट्री पॉइंट है जो इस वक्त वैकेंसी में निकला है। इसकी अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 48,000 के आसपास है और अगर मैं इसकी मैक्सिमम सैलरी की बात करूं तो 85,000 85,000 इसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। 1 साल का प्रोबेशन है और 2 लाख रुपए आपको बॉन्ड अमाउंट देना होता है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने इस जॉब को छोड़ दिया तो आपको 2 लाख रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि इसके बियॉन्ड जो आप लोगों की पोस्ट होती है ये जूनियर मैनेजर होता है। और अगर सीनियर मैनेजर की मैं बात करूं मेन, तो ये आपका डेप्यूटी मैनेजर के नाम से जो अभी आपने देखा होगा 4 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डेप्यूटी मैनेजर बनते हो। डेप्यूटी मैनेजर को मिलते हैं मिनिमम 64,000 रुपीज एंड मैक्सिमम 93,000 रुपीज। सो आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 93,000 रुपीज के आसपास होगी अगर आप डेप्यूटी मैनेजर बन जाते हो तो, जो कि लगभग आप 5 साल के आसपास 4 से 5 साल के आसपास आप बन जाओगे, है ना। अगर आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली भी आप वॉक इन कर सकते हो इसके अंदर, जो अभी वैकेंसी निकली है उसमें भी। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्या करना होता है, आपके पास में 2 लेयर्स है। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, जिसका कोर्स भी है या जिसके बारे में आपको मैं वीडियोस के थ्रू बता रही हूँ। रिटन एग्जामिनेशन है जो कि आपका होता है और उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है। तो 70-30 का रेशियो है, 70% रिटन एग्जामिनेशन मैटर करता है और 30% आप लोगों का इंटरव्यू मैटर करता है। ये आप लोगों का एसबीआई एसओ का एग्जामिनेशन है।
अब मैं अगर बात करूं तो दोनों की एंट्री पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था, और सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स आपको यूजीसी नेट का बताती चली हूं। यहाँ पर चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं यूजीसी नेट को लेकर। अगर आप नए हो, इंटरेस्टेड हो, तो जरूर जाके देख लेना कि व्हाट इज ऑल अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा। बट अगर मैं बात करूं तो एंट्री एग्जामिनेशन यूजीसी नेट होता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एक तो जनरल पेपर देना पड़ता है और एक आप लोगों का जो जनरल पेपर है उसके अलावा होता है आपका सब्जेक्ट डोमेन का पेपर। सब्जेक्ट डोमेन यानी आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पेपर। यहां पर भी सेम एंट्री है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप लोग जा सकते हो, या फिर आपने 4 साल की डिग्री करी है जैसे बीटेक किया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो इस साल से। ऐसा अभी नया रूल एनटीए ने निकाला है। आपके पास में यहाँ पर टोटल जो है वो 150 सवाल होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, और आप लोगों के 300 नंबर होते हैं। और इस 300 नंबर से आप सभी लोग जो है वो अब 3 तरीके की एंट्री ले सकते हो। या तो आपका नेट का सर्टिफिकेट आप ले सकते हो जो लाइफ लॉन्ग चलता है, लाइफ लॉन्ग आपका परमानेंट है, जैसे कि गेट का होता है ना कि 3 साल 2 साल, वैसे इसका नहीं होता है। इसका 3 आप लोगों का परमानेंट होता है। एक बार नेट क्वालिफाई मतलब जीवन भर नेट क्वालिफाई। फिर एक होता है आपका जेआरएफ क्वालिफाई। इसका जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें आपके जितने नंबर आए हैं उससे ज्यादा नंबर होते हैं, यूजुअली 20 के लगभग 20 से 22 नंबर ज्यादा आते हैं, तब जाके आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। एक अगर मैं एक पूरे ईयर की बात करूं, एक पूरे आपके सीजन की बात करूं, जैसे हर 6 महीने में एक बार ये एग्जाम होता है, तो अगर आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को देखना है तो 6% रिजल्ट आता है लगभग। मतलब टोटल ऑडियंस का 6% नेट क्वालिफाई करते हैं और सिर्फ 1% बच्चा होता है जो जेआरएफ करता है पूरे आपके इस सीजन के अंदर, एक बारी के एग्जाम के अंदर। तो बहुत ही कम लोग होते हैं। जैसे मैं जब क्वालिफाई करी थी जेआरएफ तो मेरे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 42 बच्चे थे जिन्होंने 52 बच्चे थे सॉरी जिन्होंने क्वालिफाई किया था, है ना। फिर अगर मैं बात करूं अब आपके कि आप लोगों का इस बार से एक नया एंट्री पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या आगे जाके प्रोफेसर बनने का ड्रीम करते हो तो यू हैव टू गो इनटू रिसर्च। आपके रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, आपके पास पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए। यानी कुल मिला के आपका जीवन पूरा का पूरा सर्कुलेट करेगा आपके सब्जेक्ट के अराउंड। आप बहुत सारे नए नए डिमेंशन यहाँ पर सीखने वाले हो। यहाँ पर आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। आप कुछ नया फाइंड, वो नोन से अननोन का रास्ता जो है ना वो आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। रिसर्च में आप जा सकते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया आप घूम सकते हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो, आप देश और दुनिया के एमिनेंट लोगों से मिल सकते हो, आपको बहुत कुछ नॉलेज गेनिंग मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका क्रेविंग है कि आपको जीवन भर एक परमानेंट लर्नर की जैसे रहना है, आपको रोज कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तब आप लोगों के लिए ये वाला जॉब होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए तो आप लोगों का जो एसबीआई एसओ का एग्जामिनेशन है ये भी काफी रेगुलर एग्जामिनेशन है। ऑलमोस्ट हर साल आपकी ये वैकेंसी आती है। इस एग्जामिनेशन की अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो यस अगेन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर और बीटेक यहाँ पर अलाउ किया हुआ है। यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन है। इस रिटन एग्जामिनेशन में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आपके पास में 60 तो आईटी के क्वेश्चन है यानी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, और फिर आप लोगों का एक जनरल पेपर भी है जो कि टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पर तीनों की जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करनी होती है, बट यहाँ पर इनका नंबर आपके टोटल मेरिट के अंदर काउंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो सब्जेक्ट डोमेन है उसका मेरिट काउंट होता है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप लोगों का दोनों ही सब्जेक्ट का जो मेरिट है वो मैटर करता है। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों के अंदर जो है क्यूमुलेट करके आपके 300 में से जितने नंबर बनेंगे वो आपके मेरिट में काउंट होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये 60 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, टेक्निकल सब्जेक्ट, वो ही आप लोगों का मैटर करेगा। दोनों में एक और सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग आई है ना इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो दोनों ही एग्जामिनेशन के एंट्री पॉइंट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दोनों में ही अब क्योंकि हमने एंट्री समझ ली है तो ये समझ लो कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी बहुत सिमिलर है। अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है इसके सिलेबस में बात करूं तो देखो, मैं अगर आपको यूजीसी का एग्जाम का सिलेबस बताऊं तो ये वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कि एक्चुअली में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस को मैंने एक नाम दिया था मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लेना, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट जो आप आज तक कंप्यूटर साइंस में निकली है, किसी का भी सिलेबस उठा के देख लेना, इंक्लूडिंग गेट हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, आप लोगों का डीआरडीओ हो गया, आप लोगों का सेट हो गया, आप लोगों का एनआईसी की कोई वैकेंसी हो गई, एसओ हो गया, दुनिया का कोई कंप्यूटर साइंस का एग्जाम ले आना जो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए निकलता है, उन सबसे ज्यादा सिलेबस यूजीसी नेट का होता है। आपने अपने पूरे 5 साल में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है सब आता है।
पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट डोमेन का पेपर होता है उसमें 10 यूनिट है, लगभग 50 सब्जेक्ट होते हैं, 48 से 50 सब्जेक्ट्स है जो उन 10 यूनिट्स के अंदर क्यूमुलेट होते हैं। तो सब कुछ आता है, मतलब डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सब कुछ दुनिया जहान की चीजें आपकी जो है वो यहाँ पर आती है। इसी का मैं कह सकती हूँ कि एक सबसेट है एसओ एग्जामिनेशन भी, है ना। एसओ एग्जामिनेशन भी इसी का सबसेट है, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, आप लोगों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला पार्ट, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट और थोड़ा सा वेब टेक्नोलॉजी जिसमें क्लाउड वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो आता है। तो इससे इसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, रिस्ट्रिक्टेड है। और ज्यादातर जब मैंने ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था तो मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखी थी। एक्चुअली मैं यूजीसी नेट के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी और उसके बीच में ऐसे एग्जामिनेशन निकला था और मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैं एक्चुअली में इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ के गई थी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, क्योंकि हमारी अच्छी होती है जब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इतना कुछ इसमें हाई स्कोरिंग नहीं चाहिए होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग चाहिए होता है। तो वो ठीक ठाक हो गया था और सब्जेक्ट में ठीक था, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेरा ठीक ठाक था और मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी और वही नवंबर का आसपास का इसका टाइम और वही दिसंबर के आसपास का इसका टाइम था, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा मॉक टेस्ट ले गई थी। खैर, ये मैंने पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश करी है, अगला वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगी जिसमें मैं अपनी पूरी जर्नी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। बट हाँ, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सिलेबस इसका आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली कम होता है ना, रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब अगर मैं बात करूं तो सिलेबस की कवरेज के लिए भी मैंने बात करी थी कि अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपको कभी कोई जरूरत नहीं इसके लिए अलग से पढ़ने की, और अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर आप यूजीसी में शिफ्ट करना चाहते हो तो, राइट। तो ये आप लोगों के लिए मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि आपकी जो सैलरी है वो कैसी रहती है। अब थोड़ी बात हम करते हैं, सिलेबस पे भी मैंने डिस्कशन किया कि जॉब प्रोफाइल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, और जब आप लोग बनते हो एक गजेटेड ऑफिसर बन जाते हो आप, है ना, प्रोफेसर, तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आपके पास में सबसे पहले तो टीचिंग आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को आपको पढ़ाना होता है, कॉलेज के अंदर आप पढ़ाते हो तो पढ़ाना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आपकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसर्च के अंदर गाइडेंस करना। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पर आपको ईयरली कुछ स्टूडेंट्स को रिसर्च की गाइडेंस देनी होती है। आपको खुद को भी आपने रिसर्च करी होगी, पीएचडी करी होगी, आपको आपके अंडर 2 से 3 स्टूडेंट मिनिमम 1 साल के अंदर आपको उनको गाइडेंस देना होता है, उनकी पीएचडी करवानी होती है। तो एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो 2 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइमिंग बहुत बढ़िया होते हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 से 3 के आसपास का ये टाइम रहता है, मोस्ट प्रेफरली। कभी कभी अर्ली, और वो अगेन सिटी टू सिटी डिफर करता है, कभी कभी अर्ली भी होता है, बट यस आप मान के चल सकते हो 3 से 4 बजे आप दिन के खत्म, फ्री, कोई आपको और कोई काम नहीं है। इसके बाद से आप अपने रिसर्च में, पढ़ाई में, आप कुछ और करना चाहते हो, आप सब के लिए आपके पास समय ही समय है। तो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो प्रीमियम क्वालिटी की लाइफस्टाइल है, शानदार वैकेंसी। इसलिए कहती हूं हमेशा ये जॉब को, क्या क्यों मैंने इस जॉब की तरफ आया, मुझे हमेशा से लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा था कि मुझे हर वक्त कुछ नया देखना है, मुझे नए नए लोगों से मिलना है, मुझे अपने सब्जेक्ट को उस एंगल से देखना है जो कि एक रिसर्च वाला एंगल होता है, उससे मुझे देखना है। मतलब कुल मिला के अगर आपका इस तरफ इंक्लिनेशन है तो इट्स अ ग्रेट जॉब। और लाइफस्टाइल की भी बात करूं तो बहुत अच्छी जॉब है, प्रेस्टीजियस जॉब है। हमारे देश की बहुत कम लोग प्रोफेसर हैं, और इंडिया में तो फिर भी इतना नहीं, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो तो एक प्रोफेसर की सैलरी, जैसे आप लोग अगर कभी जापान जैसी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ तो आपकी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सैलरी आपकी जो है वो एक प्रोफेसर को दी जाती है, बिकॉज एक्चुअली एज अ टीचर यू आर शेपिंग फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। खैर, अगर मैं बात करूं एसबीआई एसओ की, तो एसबीआई एसओ की जो जॉब प्रोफाइल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, बट हाँ ये मैं आपको बोल सकती हूँ इट्स अ हेक्टिक जॉब। मेरा इस जॉब को नहीं करने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि एक तो इसकी जॉब लोकेशन जो है वो फिक्स है, या हेडक्वार्टर्स में ही रहना होता है, नवी मुंबई। गलती से आप लोग नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट में चले जाते हो तो डेप्यूटी मैनेजर बनने के बाद आप मोस्ट प्रेफरली हैदराबाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन साउथ में ही गुजरेगा, मेजरली मतलब मुंबई में ही, नवी मुंबई में ही आपका जीवन गुजरने वाला है। पहली बात तो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि सेम आपका वही अरीना होगा, हेक्टिक जॉब है, अराइवल का टाइम है, डिपार्चर का कोई टाइम नहीं होता है जेन्युइनली। कभी कभी तो सर्वर डाउन हो जाता है तो कुछ नहीं पता होता है कि कब वापस आ रहे हो। और ऐसा नहीं है, जो मेरे खुद के मामा हैं वो इस वक्त एसबीआई मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, और उन्होंने जीवन भर मैंने उनका ट्रांसफर ही देखा है। और ही वाज द फर्स्ट वन, जब मैंने एसबीआई क्वालिफाई किया था तो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे मना किया था दैट डोंट डू इट।
और अभी फिर उन्होंने भी अर्ली रिटायरमेंट का मतलब हो गया है उनका भी कि वो अर्ली रिटायरमेंट ही लेंगे। तो कुल मिला के हेक्टिक जॉब है, पर हाँ अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको ऐसा है कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ा बैंक है, बेहतरीन आपका 50 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है इस बैंक के, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इससे ज्यादा आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसका। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको बैकएंड में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप एक पिलर साबित हो सकते हो। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है इन सब बाकी सब चीजों से तो ठीक ठाक है, आप कर सकते हो इस चीज को। ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, ये मैं जैसा बता रही हूं, आप अपने उस डोमेन में रहोगे और उस डोमेन में आप प्रोफिशिएंसी अचीव करने वाले हो 100%। अगर बात करूं आप सभी लोगों के प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस जैसे मैंने बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में लगभग आपको 8 से 9 साल का समय लगता है, ये मैं बता रही हूँ ऑन एन एवरेज। अगेन ये यूनिवर्सिटी डिफर करता है और आपने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है तो अकॉर्डिंग टू द एक्सीलेंस आपका हो सकता है थोड़ा अर्ली, बट मिनिमम आप मान के चलो कि 8 से 9 साल लगेंगे। और फिर इतना ही समय मान लो लगभग आपको लगेगा आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो। वेयर इज यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस गेन करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो डिप्यूटी के लिए, है ना। तो वो इंटरनल वैकेंसी के थ्रू, इंटरनल इंटरव्यूज के थ्रू भी आप अपना प्रमोशन ले सकते हो। इसके अलावा कैसे इस जॉब को लेना है इसके ऊपर भी मैंने बात करी, कोशिश मैंने करी कि मैं आप लोगों को ओवरऑल कंपेरिजन करके बता सकूं कि दोनों में से कौन सी जॉब प्रेफर्ड है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया था, मेरे लिए लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती थी और ऐसा नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है कोडिंग के अंदर, या मैं कह सकती हूँ प्रोग्रामिंग फ्रंट पे मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था। मुझे कोर कंप्यूटर साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता था कि ये 2 सबसे बड़े एग्जाम होते हैं, तो मैंने इन दोनों ही एग्जामिनेशन को दिया। बट यस, ये मुझे पता चल गया था कि मुझे इंटरेस्ट जो है वो इस चीज में है। आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लर्निंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, जैसे मैंने अपने बायो में भी लिखा है कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया था और टीचिंग से ज्यादा रिसर्च में मैं कह सकती हूँ कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और इस वजह से मुझे इस अरीना को चूज करना बेहतर लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, बैंकिंग में आपका बहुत इंटरेस्ट है इन जनरल, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए भी जा सकते हो। दोनों ही वैकेंसी बेहतरीन है, दोनों की लाइफस्टाइल बेहतरीन है, दोनों की सैलरीज जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होती है। तो यस, आप सभी के लिए दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये जरूर मैं मेंशन करूंगी, अगर आप लाइफ के अंदर जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो फाइनेंशियली एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स में, तो आपके लिए प्रोफेसर जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हो और सैलरी टर्म में भी सबसे ज्यादा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपके प्रोफेसर को ही मिलती है, राइट। तो आपका लगभग मिनिमम इन हैंड 2.5 लाख रुपए होता ही होता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी बहुत सारे आप लोगों को बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। इन ऑल अगर मैं बात करूं तो मैंने कोशिश करी कि मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे सकूं दोनों में डिफरेंस का। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जेन्युइन हेल्प लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा यूजीसी नेट इन जनरल के आपके बहुत सारे वीडियोज लेके आती हूँ। जैसे एसबीआई एसओ आया और भी कोई वैकेंसी आएगी इससे रिलेटेड तो भी मैं आप लोगों को जरूर नोटिफाई कर दूंगी। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।